आप आए मंच पर, हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आउटलुक इंडिया के संपादक जो इस बातचीत जी मंच पर आएंगे और एक परिचर्चा उनके सामने, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सोच को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारी होस्ट संपादक आउटलुक इंडिया जिनके सिन्हा हम सबके बीच में है और आपकी करतल ध्वनि के साथ अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बातचीत के इस सिलसिले को सुनने के लिए एक शब्द उनकी जो प्रेरणा के रूप में हम सब तक पहुंचेगा, उसको आत्मसात करने के लिए हम सब आतुर हैं, हम सब उत्कंठा से भरे हुए हैं और इसीलिए इन क्षणों को आप सभी और खास तौर पर हमारे युवा दोस्त, हमारे युवा साथी जरूर ध्यान से इस बातचीत को सुने। आदिवासियत एक जीवन शैली के संकल्पों को उन्हें स्वयं वो मुख्यमंत्री महोदय के मुखार बिंदु से जानेंगे और समझेंगे और समझकर अपने जीवन में उतारें। उन सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी ये बातचीत, ये चर्चा। तो तालियां सबकी तरफ से स्वागत मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। पुनः एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जल जंगल जमीन में बसता मन हमारा, जोहार से आपको फिर से अभिनंदन हमारा। Thank you so much, Mr. Soren ji, for calling us and asking us to have this important conversation. And ये आउटलुक के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने पिछले साल से सरना और ट्राइबल पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी कवरेज किया है, समझने के लिए कि आखिर फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स क्या है आइडेंटिटीज़ को लेकर, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस देश में। तो ये इनवाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और हम थैंक यू करना चाहते हैं झारखंड को कि हमें इन्होंने मौका दिया। और ये जो पहला क्वेश्चन है हमारी तरफ से और इंडिजिनस फेस्टिवल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्राइबल आइडेंटिटी क्या है और आपके लिए एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ सन ऑफ द सॉइल वो क्या मायने रखता है? देखिए, ट्राइबल आइडेंटिटी क्या है, मुझे लगता है कि देखिए इसकी तलाश मुझे लगता है अभी भी जारी है कि ट्राइबल आइडेंटिटी और इस राज्य का उत्पत्ति इस राज्य के ट्राइबल की पहचान को लेकर आया था और बिहार में भी कभी भी ऐसे आदिवासी उत्सवों को नहीं मनाया। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद 2022 में और 2023 में आज आप देख रहे हैं ये दूसरी बार, ये पहली बार की अपेक्षा इस बार का जो कार्यक्रम है आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी तेजी से आदिवासी अपनी आइडेंटिटी को हासिल करने के लिए उत्सुक है। 100 करोड़ के बीच में लगभग सिंगल लगा है तो सब करते हैं 13 करोड़ की जनसंख्या क्या यूनिट भी हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक हम लोग हैं तब तक तो बिल्कुल ही नहीं। सर एक और चीज़ था कि आपने 2019 में सरना कोड को
पास किया और वो अभी सेंटर पे जाके अटका हुआ है। तो सरना के बारे में अगर थोड़ा बता सके, इसे क्या होगा, पॉलिटिक्स क्या होगा आगे, किस तरह से ये शेप करेगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, क्योंकि अभी तक इस देश में कुछ तरह की आइडेंटिटीज़ के बारे में बात हुई है, ट्राइबल रहा है, बट unless and until somebody comes to Jharkhand and kind of tries to know, मेन स्ट्रीम में इतना पता नहीं चलता है। लाइक मणिपुर के केस में आई थिंक यू वर द ओनली सीएम हु हैड रिटन अ लेटर टू द प्रेसिडेंट सेइंग कि साइलेंस जो है वो क्रुएल्टी का प्रतीक है। तो यू हैव बीन वेरी वोकल ऑल्सो अबाउट थिंग्स। तो सरना के बारे में अगर आप बता सकें कि सरना से आगे क्या होगा अगर पास हो जाता है रिलीजन में। देखिए, सरना कोड का डिमांड कहा जाए कि पहला आपने सवाल किया आइडेंटिटी, उसी से थोड़ा मिलता जुलता जवाब भी होगा कि आज जहां 100 करोड़ के बीच में जो 13 करोड़ की जनसंख्या है, इन्हें कुछ पहचान तो मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर आदिवासियों के बीच में लगातार ये मांग उठती है कि जब इतिहास में पहले से ही आदिवासियों की एक जगह थी, वो धीरे धीरे आखिर समाप्त हुई। आज इसको इन 100 करोड़ के बीच में ही विलय कर देंगे या फिर उनको भी एक अपनी पहचान देंगे। आज देश में कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे समाज हैं जो आदिवासी समाज से भी कम है, लेकिन उनकी अलग पहचान है। तो आदिवासी की क्यों पहचान है? तो आज इस मामले को लेके झारखंड के आदिवासियों ने सबसे अधिक और सबसे जोरदार आवाज उठाई है, और इसको लेकर हम लोगों ने अपनी असेंबली से, मुझे लगता है ये देश में पहला ये राज्य है जहां पर आदिवासी अपनी पहचान को लेकर असेंबली में पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा है, जहां ये लंबित है, लेकिन अभी जरूर लंबित है। इसके लिए निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग को हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। इसके लिए भी एक लंबा संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप करने को तैयार हैं। आपके दादाजी जो थे वो एक शिक्षक थे और उन्होंने भी महाजनों और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आपके फादर खुद एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन रहे हैं। तो आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो शेप हुई है, या आप अपने आप को जैसे लोकेट कर पाते हैं, वो कैसे करते हैं? और आजकल समय बहुत बदल गया है, आदिवासियों के नाम पर भी बहुत मुझे जनजाति, वनवासी, हर तरह का नॉमेनक्लेचर है। तो उसको वो कैसे शेप हुआ आपके केस में, और आपका क्या उस पर? देखिए, पहली बात तो देश के अंदर आदिवासी को लोग आदिवासी ही नहीं समझते। कभी कोई वनवासी के रूप में उनको देखते हैं, अलग अलग तरीके से उनका परिचय देते हैं, लेकिन आदिवासी जरूर केंद्र और राज्य में उनके लिए आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय है, बट आदिवासी को जो आदिवासी वर्ग है उसको आदिवासी नहीं मानते। ये बड़ा ही कंट्राडिक्ट लैंग्वेज है कि वनवासी आदिवासी नहीं है और आदिवासी मंत्रालय है, बहुत बड़ी मंत्रालय है, छोटी मंत्रालय भी नहीं है। तो ये कैसे परस्पर विरोधाभास ये आवाजें आती हैं? अगर आदिवासी नहीं है तो वनवासी विभाग होना चाहिए। और हम लोग जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल मूवमेंट या पॉलिटिकल
काम करते हैं और जो हम लोग जिनसे इंस्पायर होते हैं। हमारे ग्रैंडफादर की अगर आपने बात करी, ये बहुत बड़ा लंबा सफर है। मुझे लगता है मेरी उम्र से भी ज़्यादा लंबा सफर है ये का। आपने यह सवाल पूछा, कल हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया तो एक संथाली में एक महिला ने यहाँ पर स्पीच दी थी और उस समय हमारे आदरणीय दिशोपुर शिबू सोरेन जी भी मंच पर थे, वही मुख्य अतिथि थे। आप उसने हालांकि संथाली में कहा है, अगर आप उस महिला का पता नहीं कहाँ से आई थी, मुझे नहीं मालूम, यहाँ आयोजनकर्ता ने उनको बुलाया था, उस स्पीच को उठा के उसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आपको लगभग पूरा उसका जिस्ट पता चल जाएगा कि आज इस राज्य में हमारे पूर्वज, सो-कॉल्ड आप कह सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, सिद्धू कानू बोलते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सोहरल सोरेन जी जो हमारे दादाजी थे, फिर उसके बाद उनके बेटे शिबू सोरेन जी आए, उसके बाद हेमंत सोरेन भी आ गए हैं। मतलब ये संघर्ष का जो लाठी है वो एक दूसरे जनरेशन टू जनरेशन चलाया है और आज भी हम काफी गर्व के साथ हम कहते हैं कि मैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूं और आदिवासी मुख्यमंत्री को इतनी जगहों पर पहुंच पाना आज के दिन में बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे अपने अपने लोगों के